हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज विजय चौधरी। वेलकम टू माय चैनल न्यूमेरिकल की पाठशाला। डिस्कस करेंगे आज हम न्यू चैप्टर की, क्लास 11th के न्यू चैप्टर की, और वो चैप्टर है बहुत प्यारा सा आपका न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, इसके कॉन्सेप्ट पूरी फिजिक्स में आपको यूज करने पड़ेंगे। इसमें जो वर्ड आएगा फोर्स की, जो कॉन्सेप्ट आएंगे फोर्स के, इसमें देखोगे आप जो फोर्स होगा उसके टाइप्स होंगे, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि ये इसमें कुछ नया नहीं है। पहली बात, इसमें सब पुरानी चीज़ें हैं। पुरानी चीज़ें मतलब इन द सेंस न्यूटन के ज़माने की बात करेंगे, 1617 की बात करेंगे। उस टाइम पर जो चीज़ें इन्वेंट हुई थी उसी को लेके हमें पढ़ना है। उसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा नहीं ऐड हुई आज के ज़माने की। आइए तो स्टार्ट करते हैं। प्यारा सा टॉपिक न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, प्यारा सा चैप्टर। और उसमें आज का बेसिक टॉपिक, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर में फोर्स। सबसे पहले हम फोर्स की बात करेंगे, फोर्स की डिफिनेशन देखेंगे, फोर्स के टाइप्स देखेंगे। फोर्स के दो टाइप्स, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट। फिर कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के टाइप्स देखेंगे, उसके एग्जांपल्स देखेंगे और इसको बहुत बारीकी से समझते हुए चलेंगे। तो आज का इंट्रोडक्शन लेक्चर है, तो इसमें आप थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे बेसिकली, और उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। आइए तो सबसे पहले बात करें फोर्स की। फोर्स क्या है? फोर्स, पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। ये बहुत पुरानी डिफिनेशन, बच्चों वाली डिफिनेशन हो गई जो आप क्लास 8 तक पढ़ते हो। अब आगे थोड़ा सा डिफिनेशन का जो स्टैंडर्ड है वो चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे? फोर्स क्या होगा? फोर्स, देखो कोई भी चीज, चाहे फोर्स हो, चाहे प्रेशर हो, जो इलास्टिसिटी हो, एक्सीलरेशन हो, स्पीड हो, टाइम हो, जो भी चीजें आपने इसमें पढ़ी फिजिक्स में, जितनी भी चीजों का हमने नाम लिया, वो सब फिजिकल क्वांटिटी है। एक क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी है, तो फोर्स भी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। तो फोर्स इज द फिजिकल क्वांटिटी। अब फोर्स से आप क्या कर सकते हो? किसी बॉडी पे अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो क्या हो सकता है? या तो बॉडी डिस्प्लेस हो जाएगी या तो नहीं डिस्प्लेस होगी, यही तो होगा। अब मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया, मार्कर रखा हुआ, मार्कर पे हमने फोर्स लगाया तो डिस्प्लेस हो गया, इसकी पोजीशन चेंज हो गई। अब मैं वॉल पे फोर्स लगा रहा हूं, वॉल पे फोर्स लगा रहा हूं कि 1 मीटर पीछे चली जाए, क्या ये पॉसिबल है? बट फोर्स तो अप्लाई हो रहा है ना, तो फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो फोर्स इज द फिजिकल क्वांटिटी विच चेंज और टेंड्स टू चेंज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। फोर्स अप्लाई करने पर या तो पोजीशन की ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगी या हम कोशिश करेंगे उसको चेंज करने की। तो फोर्स इज द फिजिकल क्वांटिटी विच चेंज और टेंड्स टू चेंज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये बात, ये डिफिनेशन हो जाएगी। तो आप लिख सकते हैं फोर्स इज द फिजिकल क्वांटिटी विच चेंज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है ना? एफ से डिनोट करेंगे, कैपिटल एफ से। इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स कितने टाइप्स होंगे? 2 टाइप्स। एक आपका कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स। दूसरा है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होगा? When two bodies are in physically contact and produce force is known as contact force. When two bodies are not in physically contact but produce force is called non-contact force. Definition आप इसको ऐसे लिख सकते हो, तो प्रैक्टिकली फील करके डिफिनेशन को खुद से लिखो। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या लिखोगे? When two bodies are in physically contact and produce force is called contact force. When two bodies are not in physically contact but produce force is called non-contact force. तो कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में सबसे पहले अगर हम देखें, कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में जान लेते हैं। तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, उसकी डेफिनेशन लिख लो। When two bodies are in physically contact and produce force is called contact force. ठीक है, डेफिनेशन इसकी लिख लेना, बोल दिया मैंने। कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में बात करते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स के टाइप्स के बारे में बात करते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्सेस, जो कि इसी के टाइप्स को आपको न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। कॉन्टैक्ट फोर्स की जो टाइप्स हैं, इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं। जैसे मान लो सबसे पहले हम बात करें नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की। दूसरी बात करेंगे हम टेंशन फोर्स की। तीसरी बात करेंगे
फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग की, फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग। चौथी बात करेंगे फोर्स ड्यू टू कोलिजन। तो देखो ज्यादा नहीं, बस इतनी ही हम बात करने वाले। बेसिकली हम ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और टेंशन फोर्स की बात करने वाले हैं, जो कि हमारे इस चैप्टर में चलने वाला है। तो आइए एक एक करके जानते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होता है, कैसे जनरेट होता है, टेंशन क्या होता है, कैसे जनरेट होता है। फोर्स ड्यू टू कोलिजन से पहले फ्रिक्शन जान लें तो ज्यादा अच्छा है कि फ्रिक्शन क्या होता है, फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग क्या होता है, ठीक है, क्योंकि कोलिजन का पूरा टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक है। अब देखो यहां पर ये चीजें हम सीखेंगे क्या चीजें होती है, एक एक करके मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहले बात करता हूं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या है, चलो देखते हैं एक एक करके। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहां पे वर्क करता है, कैसे वर्क करता है, अभी प्रैक्टिकली आप समझ जाएंगे। फॉर एग्जांपल मान लो कि एक सरफेस या एक मेज पर आपने एक बुक रखी हुई है, ठीक है, एक बुक रखी है, या कोई ऑब्जेक्ट रख दिया मेज के ऊपर, हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा, मान लो मेज के ऊपर हमने इस तरह से एक एम मास की एक बॉडी रख दी। अगर हमने एम मास की बॉडी इस मेज के ऊपर रखी है तो इसका वेट किधर होगा, ये किधर जाना चाहेगा, डाउनवर्ड में। तो डाउनवर्ड में जाना चाह रहा है mg, लेकिन क्या ये जा रहा है, नहीं। जैसे आप चेयर पे बैठ जाते हो, चेयर पे बैठने के बाद आपका जो वेट है आपकी बॉडी का वो किधर ले जाता है, डाउनवर्ड में ले जाता है ग्रेविटी की वजह से। लेकिन क्या आप जाते हो, नहीं जाते हो। रीजन क्या होता है, क्योंकि जो चेयर पे आप बैठते हो उसके सरफेस से कोई ना कोई तो आपको रोक रहा है, जो रोक रहा है इस सरफेस से इस ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड में आने से। इसका मतलब इस सरफेस से एक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। इसी फोर्स को नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बोल दिया जाता है, जिसका सिंबल होता है N। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को क्या बोलोगे, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज द फोर्स व्हिच एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लेस्ड ऑब्जेक्ट। तो जिस ऑब्जेक्ट को जहां रखते हो उसके सरफेस के परपेंडिकुलर जो वैल्यू है वो क्या है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जो फोर्स। तो देखिए अब इस सरफेस इस तरह से था, इस पे नॉर्मल रिएक्शन आपने देख लिया। इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है, या दूसरी चीज, किसी सरफेस पे मान लो ये वेट रखा हुआ है एक, और ये हमेशा इक्विलिब्रियम की कंडीशन का मतलब ये हो गया N इज इक्वल टू mg। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और mg दोनों इक्वल होते हैं। मतलब ये कि जैसे मान लो जब आप चेयर पे बैठे हो, एक चेयर पे बैठे और वो चेयर ब्रेक हो गई बैठे और ब्रेक हो गई। अच्छा अब सोचो उसका सरफेस ब्रेक हो गया, आप नीचे चले गए। तो सरफेस ब्रेक कब होगा, जब mg n से ज्यादा हो जाएगा। रोकने वाला फोर्स जिस चेयर पे आप बैठे हो, इस चेयर का सरफेस ब्रेक होने का मतलब इस सरफेस से जो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में मिल रहा था वो कम हो गया, रोकने वाला फोर्स अपना कम हो गया, तो वेट हमारा ज्यादा हो गया। जैसे मान लो कि एक सरफेस है, उस सरफेस पे 10 बंदे बैठ सकते हैं, और गिरा हुआ कहा नहीं मैं भी बैठूंगा, वो भी आके बैठ गया, तो ब्रेक हो जाएगा। क्यों, रीजन क्या है, वेट इज मोर देन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। भाई उस सरफेस को बचा के रखने वाला जो फोर्स था, जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स था, वो कम हो गया, इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं रही। तो इसमें ये बात आती है, एक बार एक बच्चे ने पूछा कि सर अगर वेट मान लिया 1 kg का, 10 बंदे वहां पे बैठ रहे हैं, वहां पे 5 ही बिठा दें, तब तो उनको ऊपर जाना चाहिए, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ज्यादा हो जाना चाहिए। मतलब अब जैसे मान लो एक सरफेस है, इस पे 1 किलोग्राम की बॉडी रखी है और इसका वेट क्या है mg, और इस पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है N1। और दूसरा एक सरफेस है, इस पे हमने 2 किलोग्राम की बॉडी रख दी, इसी सरफेस पे 2 किलोग्राम की बॉडी रख दी, सरफेस सेम है, 2 किलोग्राम की बॉडी रख दी, तो वेट हो गया नीचे इसका mg मतलब 2g, और ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब अगर उसी सरफेस पे हमने 3 किलोग्राम की बॉडी रख दी, तो वेट तो mg और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में N2 N3 जो भी है। तो उसने बोला कि सर नॉर्मल वेट तो हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, मतलब मास इसका इंक्रीज कर रहे हैं, तो वेट इंक्रीज होता जाएगा। तो सर ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कभी कम कभी ज्यादा क्यों नहीं होता, हमेशा वेट के इक्वल ही होता है। तो ये चीज याद रखो, यहां पर ये पॉइंट आपको याद रखना है, ध्यान से समझो इस बात को जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं।
मैं ये बताने जा रहा हूं कि हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किस पर डिपेंड करता है? वेट ऑफ द बॉडी पर। वेट ऑफ द बॉडी पर डिपेंड करता है जब तक ये इक्विलिब्रियम, अगर मान लो 1 किलोग्राम की बॉडी रखी गई, 1 किलोग्राम की बॉडी, और ये सरफेस पर है, सरफेस पे है, इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N1 इज इक्वल टू M1G, ये मान लो M2 है, और यहां पर N2 इज इक्वल टू M2G, यहां पर N3 इज इक्वल टू M3G। मतलब ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है? देख रहे हो कि वेट पर डिपेंड कर रहा है। वेट के अकॉर्डिंग नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वैल्यू उसी के इक्वल हो जाती है। जैसे मान लो कि एक सरफेस पे मैं बैठा और वो सरफेस ब्रेक नहीं हुआ, तो मेरा जो वेट है उसके इक्वल में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स उसको मिल गया। अब सोचो मैं दूसरे सरफेस पे जाके बैठा और सरफेस ब्रेक हो गया। अब वो सरफेस अगर ब्रेक हो गया, इसका मतलब मेरे लोड के बराबर वहां पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नहीं मिल पाया। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अगर मेरे वेट के इक्वल नहीं मिला, इसका मतलब तो यही हुआ ना, वेट इज मोर देन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज डिपेंड्स अपॉन द वेट ऑफ द बॉडी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द सरफेस। तो ये चीज ध्यान रखना। कभी भी बॉडी, कितनी भी हल्की बॉडी हो, क्या कभी ऊपर जाती है? नहीं जाती। और हमेशा उसकी टेंडेंसी किधर होती है? डाउनवर्ड में जाने की। तो इस बात का ध्यान रखना। ये तो देख रहे हो हॉरिजॉन्टल पर। मान लो कि सरफेस इंक्लाइंड हो जाए, इंक्लाइंड सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसका मास है m मास की एक बॉडी रखी है जो थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। ये आपका सरफेस है, इंक्लाइंड सरफेस, तो द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन तो इधर ही होगा, सरफेस कैसा भी हो जाए। वेट हमेशा किधर होता है? हमेशा डाउनवर्ड में होता है। ये थीटा एंगल हो गया। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या mg के इक्वल होगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अब यहां पर नॉर्मल एक देखो, अब इस नॉर्मल रिएक्शन के अलोंग एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब ये एंगल क्या हो जाएगा? थीटा। mg के दो कंपोनेंट, एक तो आ जाएगा mg cos थीटा और एक क्या आएगा? mg sin थीटा। तो mg के दो कंपोनेंट, नॉर्मल रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगा? उसके परपेंडिकुलर जो वैल्यू है mg cos थीटा पर। तो n इज इक्वल टू इस केस में mg cos थीटा। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इंक्लाइंड प्लेन का इस तरह से फाइंड कर सकते हैं सिंपली। तो इंक्लाइंड प्लेन होगा तो ये आपका कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा। बाकी हॉरिजॉन्टल है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो आप देख ही रहे हो, है ना। तो नॉर्मल रिएक्शन के जो कॉन्सेप्ट हैं वो इस तरह से आप अप्लाई करेंगे। तो देखिए नॉर्मल रिएक्शन के बाद अगर हम बात करें टेंशन की, टेंशन जो होता है वो कहाँ जनरेट होता है? सबसे अच्छा एग्जांपल आपका जो फैन है, जो फैन हैंग कर रहा है, फैन हैंग कर रहा है, इसका मतलब सोचो वो अब फैन अपने वेट की वजह से डाउनवर्ड में आना चाहता है, लेकिन कोई तो है ना जो रोक रहा है। कौन है रोकने वाला? जो फोर्स है वो, उसको हम टेंशन नाम देते हैं। टेंशन वो लेने वाला नहीं, वो प्रोड्यूस होने वाला। तो वहां पर सोचो रॉड में जो रॉड और जो फैन लगा हुआ, फैन के वेट की वजह से वो डाउनवर्ड में आना चाहता है। सीलिंग से छोड़ दो तो देखो डाउनवर्ड में आ जाएगा। तो सीलिंग से जब वो अटैच्ड है या कोई ऑब्जेक्ट हैंग करता है, जैसे मान लो कि एक बंदे को रस्सी में बांध करके हैंग किए हो 10वीं मंजिल के ऊपर से जाके, तो रस्सी में क्या है? टेंशन जनरेट हो रहा है, उसका वेट वो किधर जाना चाह रहा है? डाउनवर्ड। आपने उसको होल्ड किया हुआ है। तो इस तरह से जब कोई हैंगिंग ऑब्जेक्ट होता है तो वहां टेंशन जनरेट होता है। ठीक है, तो देखिए कैसे। तो टेंशन के लिए ये मान लो कि एक फिक्स ऑब्जेक्ट है, यहां से एक ऑब्जेक्ट है जिसको m मास बोल दिया हमने। तो बॉडी का वेट तो डाउनवर्ड में ही आएगा mg, लेकिन टेंशन का डायरेक्शन किधर होगा? टेंडेंसी ऑफ मूवमेंट ऑफ द बॉडी के अपोजिट में हमेशा टेंशन होता है। तो टेंशन, यहां पर टेंशन का इक्वेशन क्या लिख सकते हैं? T इज इक्वल टू mg लिख सकते हैं। इक्विलिब्रियम कंडीशन, टेंशन भी किस पर डिपेंड करता है? वेट ऑफ द बॉडी पर, नॉर्मल रिएक्शन की तरह, ध्यान रखना। अच्छा, इसको इंक्लाइंड पे देखें। इंक्लाइंड देखने का मतलब ये हो गया, इसको इंक्लाइंड कैसे देखोगे? जैसे मान लिया जाए कि छोड़ दिया जाए, देखो और इसको कुछ ऐसा करते हैं, m मास की बॉडी, ठीक। ऐसे एक बंदे ने इसको यहां पे खींचा हुआ है, ऐसे फोर्स लगाया हुआ है, सोचो ऐसे फोर्स लगाया हुआ है, और तो फिर इसका वेट किधर हो गया? मतलब समझ लो
कि जैसे मान लो कि ए हैंग कर रहा है, ए ऑब्जेक्ट ऐसे हैंग कर रहा है, यहाँ पर एम मास, और एम मास को मैंने ऐसे पकड़ लिया, ऐसे पकड़ लिया इधर इस डायरेक्शन में, इंक्लाइंड हो गया, तो यहां से एंगल बना दिया, ये देखो यहां से एंगल बना दिया थीटा, यहां से परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करें, एम मास यहां से बांधा गया था, एम मास की बॉडी, तो इसका वेट तो हमेशा डाउनवर्ड में आ जाएगा mg। इसमें टेंशन किधर लग रहा था, टेंशन इधर लग रहा था, टेंशन का डायरेक्शन ये था। अब इसके दो कंपोनेंट ए भी थीटा हो जाएगा, ये थीटा है तो ए भी थीटा, दो कंपोनेंट, ये आ जाएगा आपका, देख रहे हो इसके, ये एक टी है और एक इधर आएगा, ये आएगा टी कॉस थीटा और एक आ जाएगा टी साइन थीटा। तो यहां टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी लिख सकते हो, तो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी लिख सकते हो। एफबीडी में मैं सब सिखाने वाला हूं, फ्री बॉडी डायग्राम में सब सिखाने वाला हूं किस तरह से बनेगा, बहुत इजीली समझ में आएगा आपको, मजा आ जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट सीख के। तो देखिए टेंशन का ये कॉन्सेप्ट है, फोर्स, और जो ये सब किसके एग्जांपल चल रहे हैं, किसके टाइप चल रहे हैं, किसके टाइप चल रहे हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स के, कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जांपल चल रहे हैं। चलिए दूसरी बात कर रहे हैं, तीसरी बात कर रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स की। फ्रिक्शन फोर्स का पूरा टॉपिक पढ़ना है, इसी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के बाद फ्रिक्शन फोर्स स्टार्ट होगा। फ्रिक्शन फोर्स क्या, कैसे जनरेट होता है, फील कर, एक बॉल को आपने हिट कर दिया, बॉल को हिट करने के बाद आप कोई उसको पकड़ने वाला अगर नहीं है, क्या वो बॉल रुकेगी, ऑब्वियसली रुकेगी, बिल्कुल रुकेगी। तो बॉल अगर रुक रही है तो उसके पीछे रीजन क्या है, अगर किसी बॉल को आपने बैट से हिट किया, उस बॉल को कोई नहीं पकड़ रहा है, लेकिन कुछ डिस्टेंस जाने के बाद वो रुक जा रही है, तो कौन है उसको रोकने वाला, सरफेस से कोई ना कोई तो फोर्स लगा रहा है, किसी कोई ना कोई फोर्स है जो उसको रोक दे रहा है। आप साइकिल लेके जा रहे हो, एक बार पैडलिंग करके छोड़ दो, फिर साइकिल जो है उसकी स्पीड कम हो जाती है और फाइनली वो रुक जाती है, रेस्ट में आ जाती है। क्यों, कोई तो है ना रीजन, कोई तो है जो उसको रोक रहा है, नहीं रुक जाओ। अच्छा, तो वही है फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स इज द फोर्स विच अपोज द टेंडेंसी ऑफ मोशन। स्टेटमेंट लिख सकते हो, फ्रिक्शन फोर्स इज द फोर्स विच अपोज द टेंडेंसी ऑफ मोशन। किसी बॉडी के मोशन का जो अपोज करता है जो फोर्स, उसको बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स इज द फोर्स विच अपोज द टेंडेंसी ऑफ मोशन। सो फॉर एग्जाम्पल एक बॉल को हिट किया और ये मूव करते हुए इस डायरेक्शन में जा रही है, मूव करती हुई जा रही है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होगा। फ्रिक्शन फोर्स के वहां हम टाइप भी देखेंगे कि कौन सा फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन, वो चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये जानना जरूरी था फ्रिक्शन फोर्स में। अच्छा, फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग की बात करो, चौथा फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग, इसका एग्जांपल समझो, कैसे समझेंगे। फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग का जो कॉन्सेप्ट आता है, जैसे मान लो कि एक स्प्रिंग को इस तरह से फिक्स कर दिया, यहां से फिक्स कर दिया गया और यहां पे फोर्स लगाया जा रहा है। स्प्रिंग कांस्टेंट जब पढ़ेंगे आप तो इसमें देखेंगे जो फोर्स अप्लाइड फोर्स है इसको हम बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। कौन सा फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स, ये है डिफॉर्मिंग फोर्स। अच्छा, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करके स्प्रिंग पे उसके बाद छोड़ दो तो क्या होता है, फिर ये रिस्टोर करने की कोशिश करता है, मतलब अपनी पोजीशन को रिगेन करने की कोशिश करता है। तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स आता है उसको क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स। तो फोर्स लग रहा है ना, फोर्स जनरेट हो रहा है ना, तो कांटेक्ट में आने की वजह से अगर इस पे हाथ ना लगाओ, वैसे ही कहो आ जाओ, तो थोड़ी ना आएगा। इसका मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स किसका टाइप हो गया, कांटेक्ट फोर्स का। चलिए, इसमें बहुत सी चीजें आ जाएंगी, लेकिन अभी एक एक करके पूरा टॉपिक हमें पढ़ना है। तो अब हम बात करते हैं, सबसे पहले आपको मैं सिखाऊंगा, सबसे पहले जो जरूरी चीजें हैं क्या हैं वो जान लो। अब देखो, इसी में एक छोटा सा टॉपिक और, इनर्शिया। नाम तो सुना होगा, नाम तो सुना ही होगा, गब्बर। अब यहां पे अगर बात करें इनर्शिया, इनर्शिया क्या है, व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी, इट इज द प्रॉपर्टी ओनली। इनर्शिया की प्रॉपर्टी की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, और वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है तो कर पाएगा। ये बात समझना। तो इनर्शिया को प्रैक्टिकली समझो, अभी तक रटा होगा कि जैसे मान लो कि आप रेस्ट में हो तो क्यों हो, किस प्रॉपर्टी की वजह से हो, कौन आपको, जैसे मैं यहां रेस्ट में हूं तो रेस्ट में ही क्यों हूं, या मैं अगर मोशन में जा रहा हूं, मूव कर रहा हूं तो मैं मूव क्यों कर पा रहा हूं,
मूव क्यों कर पा रहा हूँ, या मैं जा रहा हूँ सीधे ईस्ट डायरेक्शन में, फिर मैं वेस्ट में कैसे टर्न कर पा रहा हूँ। इस सब के पीछे कोई तो है, जो है वही है इनर्शिया। तो इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच एनी ऑब्जेक्ट, ध्यान से इसको लिख लें, इन बाय वर्च्यू ऑफ विच एनी ऑब्जेक्ट मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन और डायरेक्शन। एनी ऑब्जेक्ट मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। तो कोई ऑब्जेक्ट अपने रेस्ट और मोशन के स्टेट को जिस प्रॉपर्टी की वजह से मेंटेन करता है उसको हमने नाम दिया इनर्शिया। चलिए टाइप्स ऑफ इनर्शिया की बात करें। इनर्शिया देखा आपने कि इनर्शिया क्या होता है कि अपने पोजीशन को मेंटेन रखता है, चाहे वो रेस्ट के या मोशन के। कब तक? जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता। चलिए टाइप्स ऑफ इनर्शिया में इसके 3 टाइप होंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया एट रेस्ट, इनर्शिया एट मोशन, इनर्शिया एट डायरेक्शन। तो रेस्ट, मोशन एंड डायरेक्शन के बिहाफ पर इसके 3 टाइप बनाए गए। पहला है जो आप देख रहे हैं इनर्शिया एट रेस्ट। इसके डेफिनेशन के बिहाफ पर समझें, इट इज इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी नॉट टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट। ये मैंने तो यही बताया था ना कि ये इनएबिलिटी होती है बॉडी की नॉट टू चेंज इटसेल्फ, वो अपने आप को चेंज नहीं कर सकता। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल जैसे मान लो आप बस के अंदर खड़े हो, एक बस के अंदर खड़े हो, बस रेस्ट पर थी, सडनली वो स्टार्ट हो जाए। अगर बस सडनली स्टार्ट हो जाती है तो क्या होता है? जैसे मान लो बस के अंदर मैं खड़ा था, बस सडनली स्टार्ट हो गई, तो बस मैं पीछे की तरफ, ए पैसेंजर स्टैंडिंग इनसाइड इट लीन्स बैकवर्ड, मैं बैकवर्ड चला जाऊंगा। क्यों? रीजन क्या है? मेरा पैर जो है ना बस के सरफेस से कांटेक्ट में है, और बस जो है स्टार्ट हुई तो मोशन में आ गई, तो मेरा पैर भी उसके साथ मोशन में आने लगा। बाकी पार्ट जो था वो क्या था? रेस्ट में था, और रेस्ट में होने की वजह से मैं बैकवर्ड में लीन हो गया, झुक गया। तो ये एग्जाम्पल हो गया। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इस पर। देखिए इनर्शिया ऑफ मोशन की बात करते हैं। दूसरा टाइप इसका जो दूसरा टाइप है इनर्शिया ऑफ मोशन का, कि इसका देख ले सेम ऐसे डेफिनेशन, नॉट चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट की जगह क्या हो गया? इट्स स्टेट ऑफ मोशन। इसका एग्जांपल समझें, फील करें इसको। जैसे आप बस के अंदर खड़े थे, बस के अंदर व्हेन ए बस और ट्रेन स्टॉप सडनली, ए पैसेंजर इनसाइड इट लीन फॉरवर्ड। मतलब अपने आप को फील करो, बस के अंदर खड़े हो और अचानक से बस क्या हो गई? रेस्ट पे आ गई, स्टॉप हो गई। मूविंग बस थी या मूविंग ट्रेन थी, तो सडनली हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। आगे की तरफ झुक जाते हैं मींस इसका क्या मतलब हुआ? कैसे झुक जाते हैं? क्योंकि हम मोशन में हैं, और मोशन में है इसका मतलब हमारा पैर भी, जो हमारा सरफेस से अटैच है पैर, वो भी मोशन में है। और जब वो रेस्ट में सडनली आ जाता है, पूरी बॉडी है ना मोशन में, मगर बस मोशन में पूरी बॉडी मोशन में है, उसके बाद सडनली वो रेस्ट पे आया बस, और हम तो मोशन में है, तो हम जो है फॉरवर्ड में लीन हो जाते हैं, झुक जाते हैं। तो इस तरह से बहुत से एग्जांपल्स आप इस पे देख सकते हो। तीसरा जो टाइप है वो आप देखें अगर ध्यान से, तो देखिए यहाँ पे जो तीसरा टाइप देख रहे हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अभी तक देखो थ्योरी पार्ट पढ़ रहे हैं, बहुत मजा नहीं आएगा इसमें, बस इसको आपको नोट्स कंप्लीट करना है, पूरे टॉपिक कवर करने हैं, तो सारी चीजों को लेके चलना पड़ेगा। इसीलिए ये थ्योरी पार्ट आप नोट्स में कंप्लीट करें। इसके बाद के लेक्चर में जब आपका कॉन्सेप्ट, टेक्निकल कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा, देखेंगे उसमें आपको फील आएगा पूरा। तो यहाँ भी फील आ रहा है, थ्योरी पार्ट है, देखो ये सब आप देखते हो, बस उसको समझने की जरूरत है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहाँ पे अप्लाई होता है? इट इज एबिलिटी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट्स ट्राइज टू रेजिस्ट ए चेंज इन इट्स डायरेक्शन ऑफ द मोशन। डायरेक्शन ऑफ मोशन की अगर बात करता है, रजिस्ट करता है, चेंज इन क्या करता है? ट्राइज टू रजिस्ट ए चेंज इन इट्स डायरेक्शन ऑफ द मोशन। कैसे? एग्जांपल से समझें आप। मड फ्लाइंग टेंजेंशियली टू द टायर ऑफ ए कार। अगर ये कार मूव करती हुई जा रही है, मान लो एक कार का व्हील है, अगर एक कार मूव करती हुई जा रही है और उस कार से मान लो बारिश हुई है, तो जब बारिश हुई है तो देखोगे जब ये कार इस डायरेक्शन में मूव करती हुई जाएगी, तो इस पॉइंट से, यहां से जब ये मड उठाएगा, कीचड़ बाहर आएगा, तो देखते हैं आप पीछे कुछ ऐसे आता है ना, ऐसे इस डायरेक्शन में। तो इस लाइन से टेंजेंशियल ड्रॉ करता हुआ ये मड बाहर की तरफ आता है, तो टेंजेंशियली मड फ्लाइंग टेंजेंशियली टू द टायर ऑफ ए कार। कार तो इस डायरेक्शन में मूव करती हुई जा रही है,
जा रही है उस डायरेक्शन में, लेकिन ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो उस डायरेक्शन ये क्या करता है, इट इज एन एबिलिटी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट ट्राई टू रेजिस्ट, उसको अपोज करने की कोशिश करता है, ट्राई टू रेजिस्ट ए चेंज इन इट्स डायरेक्शन ऑफ द मोशन, बट कर तो पाएगा नहीं, बट रेजिस्ट करता है। तो ये 3 टाइप थे इनर्शिया के। पहला क्या था इनर्शिया एट रेस्ट, दूसरा क्या था इनर्शिया ऑफ मोशन, तीसरा था इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें, एक और पॉइंट जान लो आप, लीनियर मोमेंटम की। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? लीनियर मोमेंटम की बात करें तो लीनियर मोमेंटम को हम P से रिप्रेजेंट करेंगे, मास इनटू वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम के कॉन्सेप्ट को P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। जिसकी डिफिनेशन देखो, ज्यादातर डिफिनेशन मैं आपको बताऊंगा, टेक्निकली आपको क्या करना है, उसके फार्मूले के बिहाफ पर आपको डिफिनेशन लिख देनी है। तो यहां पे लिख सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। डिफिनेशन अगर लिखना चाहें, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। इसका मतलब जो वेलोसिटी होती है, कौन सी वेलोसिटी होती है, लीनियर वेलोसिटी होती है, ये भी ध्यान रखना। तो P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, तो P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, वेक्टर फॉर्म में भी इसको लिखा जा सकता है। इसकी यूनिट अगर देख लो तो यूनिट क्या लिखेंगे आप, देखिए यूनिट का कॉन्सेप्ट दिमाग में रखें। अब यूनिट क्या हो जाएगा, मास की यूनिट किलोग्राम और वेलोसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो लीनियर मोमेंटम यहां तक इसकी यूनिट, इसका डायमेंशन भी लिख सकते हैं, mLt-1 हो जाएगा। इसका डायमेंशन अगर देख लो तो इसका डायमेंशन आप क्या लिख सकते हो, डायमेंशन m और वेलोसिटी का Lt-1 होता है, तो mLt-1 इज द डायमेंशन ऑफ द लीनियर मोमेंटम। तो आज हम यहीं तक बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट होगा आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ एंड न्यूटन थर्ड लॉ। नेक्स्ट वीडियो में हम तीनों लॉ की बात करेंगे और उस पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।